नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और हाईकोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी और मुख्य न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की बैठक में यह फैसला लिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा, चूंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं रात्रि कर्फ्यू, कहीं बाजारों के खुलने और बंद होने का वक्त, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। एक बार फिर हाईकोर्ट को भी एक हफ्ते के लिए बंद किया गया है। तो नैनीताल हाईकोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। तो अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो अब बेकाबू हो रहे हैं और हर जगह से अलग अलग सरकारें जो हैं, शासन प्रशासन अपने स्तर पर जरूरी कदम उठा रहे हैं और जहां कोई संस्थान है, अगर उसको भी लगता है कि वहां पे हालात बेकाबू है या सैनिटाइजेशन करना होगा, तो उनको भी अपने अपने स्तर पे बंद किया जा रहा है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता। जितेंद्र, एक हफ्ते के लिए नैनीताल हाईकोर्ट को बंद किया गया है। जी राजेश, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उस तरीके से अब धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते हुए उत्तराखंड सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सामान्य गतिविधियां हो, उस पर निर्णय लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट में एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ दिन राहत दी जाए कामकाज को लेके, और इस दौरान जो 7 दिन होंगे उस दौरान वहाँ सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और इसको लेकर जो वहाँ का कार्य बाधित न हो उसके लिए भी वर्चुअली व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो वहाँ के वाद होंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वर्चुअली उनको निपटा दिया जाएगा। जी यानी जितेंद्र, जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेके फैसला लिया गया है, लेकिन क्या ऑनलाइन जो सुनवाई है केसों की वो होती रहेगी? जी, ऑनलाइन सुनवाई होती रहेगी और जितने भी वाद वहाँ अभी पेंडिंग होंगे या जिनकी इन दिनों में डेट लगी होगी उनको वर्चुअली व्यवस्थाएं बना दी जाएगी और ऑनलाइन भी उनको निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जी चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इसके लिए। तो हाईकोर्ट को, नैनीताल हाईकोर्ट जो है उसको एक सप्ताह के लिए फिलहाल कोरोना के चलते बंद किया गया है। उत्तराखंड सचिवालय के कई अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है और प्रदेश भर में कई आईएएस समेत 1334 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने भी कोरोना, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। दिलीप जावलकर, अपर सचिव एसएस वल्दिया और कई नाम ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, कई आईएएस अधिकारी भी अब कोरोना की चपेट में हैं। जी, पूरे प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो जारी है और इसमें कोई अछूता नहीं है। आम से लेके खास सब लोग इसकी चपेट में आज आ रहे हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, और अब तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। और जो सचिवालय है, सचिवालय में लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं और खुद वो अपनी जानकारी दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। पहले भी कई अधिकारी संक्रमित हुए थे, लेकिन बीती रोज काफी संख्या में अधिकारियों की पुष्टि हुई है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा प्रशासन के हाथ पांव भी जरूर फूले हैं और आम से लेके खास आदमी जो है आज इस कोरोना की चपेट में है, तो सावधानी और एहतियात बरतने की तो आवश्यकता है ही। और इसका संक्रमण भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उधर कुंभ भी चल रहा है,
तो संक्रमण की अभी और आशंकाएं बनी हुई हैं, क्योंकि कुंभ के दौरान भी संक्रमण फैलने की आशंका बराबर बनी हुई है। जी, लेकिन जितेंद्र, इसकी रोकथाम के लिए क्या विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि मामले जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? जी, सरकारें अपने स्तर से प्रयास करती है और हमेशा करती भी रही हैं। पिछली बार भी प्रयास किए थे, इस बार भी प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की जा रही है, लोगों को भीड़ भाड़ में न जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी नए नए SOPs जारी किए जा रहे हैं। जो चेक पोस्ट है उन पे रैंडम चेकिंग भी चल रही है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की जांच भी हो रही है। और जो मेला क्षेत्र में अगर कोई जा रहे हैं तो उन्हें भी बैरिकेडिंग के जरिए उनसे पूछताछ की जा रही है, जांचा जा रहा है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। लेकिन जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। तो एक सोचनीय पहलू तो ये है कि आखिर इसको रोकने में सरकारों की जो कार्यप्रणाली है कितनी सार्थक सिद्ध होती है। फिलहाल कोशिशें जारी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले चुनौती को भी बड़ा कर रहे हैं और चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। तो लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों का असर मसूरी में पर्यटन पर भी दिखाई दे रहा है। जहां वीकेंड पर मसूरी के कैंपटी फॉल में हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते थे, वहीं कोरोना के चलते यहां पे पर्यटकों की आवाजाही में करीब 70% की कमी आई है। लॉकडाउन न लगने के बाद भी कैंपटी फॉल में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इसका खामियाजा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उठाना पड़ रहा है। बता दें कि आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों और युवा कैंपटी फॉल पे आने वाले पर्यटकों पर ही निर्भर रहते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि कोरोना से निपटने के साथ पर्यटन व्यवसाय को जीवित रखने के लिए ठोस नीति अपनाई जाए। सुबह से यहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं। सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ होती थी, अभी नहीं है जो होनी चाहिए थी। कम से कम गाड़ियाँ सारी वापस जा रही है बॉर्डर से। इससे बेहतर तो लॉकडाउन रहता तो अच्छा रहता, कम से कम घर में ही बैठ जाते। जब यहाँ कुछ नहीं होना है तो उससे बेहतर घर में ही ठीक है। हम लोगों ने एक मैगी और एक चाय बेची है, 2 पानी की बोतल। बाजार पूरा ठप पड़ा हुआ है, पूरा बाजार ठप है। सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन ही करें। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता मसूरी से। सुनील, यहाँ पे जो आलम है, चूंकि पिछले सालों की बात करें तो पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते थे, कोरोना का जो असर है वो भी यहाँ पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर्यटन व्यवसाय पे। ये देखिए राजेश, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को लेकर जो SOP जारी की गई है, उसके बाद पर्यटन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। मसूरी और पास के कैंपटी फॉल में जहाँ इस समय पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन तो नहीं लगा परंतु हालात लॉकडाउन से भी बस हो गए हैं। एक और तो उनको अपनी दुकानें खोलनी पड़ी, जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह देनी पड़ रही है, परंतु जो पर्यटक है वो पूरी तरीके से नदारद हो गए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें उनको पेश आ रही है। अगर यही हालात रहा तो जल्द उनको अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे और जो कर्मचारी उन्होंने रखे हुए हैं उनको भी निकालने की कार्रवाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। जी, तो क्या ऐसी कोई नीति अपनाई जा रही है जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों को भी रोका जा सके, पर्यटन पे इसका असर ना पड़े, उसका भी बैलेंस किया जा सके? जी देखिए, यही एक सबसे बड़ी मांग यहाँ पर लोगों की है कि सरकार लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर जो नियम है वो बना तो रही है, परंतु पर्यटन जो व्यवसाय है, जो पर्यटन उद्योग है, उससे बचाने के लिए कोई ठोस नीति यहाँ पर नहीं है। और पूरा उत्तराखंड पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर है और ऐसे में अगर पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है तो उससे आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इसी मांग को लेकर लगातार जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से भी लोगों को बचाना है और जो पर्यटन व्यवसाय है, जो पर्यटन उद्योग है, उसको भी बचाना है। ऐसी कोई नीति बनाई जाए जिससे दोनों को बैलेंस कर दिया जाए और जिससे पर्यटन भी बचा रहे और कोरोना संक्रमण को भी हराने में हम कामयाब हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो यहाँ पे जो कोरोना का साया है, जो असर है, जो प्रभाव है, वो पर्यटन पर भी पड़ रहा है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके चेहरे भी मायूस हैं। पौड़ी में प्रशासन पूरी तरह से कोरोना को लेकर अलर्ट है। जिले की पुलिस टीम बाजारों और बसों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को मास्क भी बांट रही है। साथ ही मास्क ना पहनने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। वहीं अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की, यानी जो लोग 45 साल से ऊपर हैं वो जरूर वैक्सीनेशन कराएं, वो जरूर टीका लगवाएं।
आज हम लोगों ने सतगुली कस्बे में बस चालकों को और जीप चालकों को इस विषय में जागरूक किया है और जो बसों में बैठी सवारियां हैं उनको भी हम लोगों ने जागरूक किया है। मौके पे हम लोगों ने लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिए हैं और मैं आपके माध्यम से आम जन से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग मास्क अवश्य पहने और साथ ही साथ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन जरूर करें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में टिकनीखाल क्षेत्र में लोगों को कोरोना के बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। गरीब बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लोगों को और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। नियम न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। तो जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं और अपील की जा रही है कि अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं, टीका जरूर लगवाएं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, गंभीर है, सावधान है और लोगों को भी जागरूक कर रहा है कि देखिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम का हर वक्त हर जगह पालन करें, तभी खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। तो बढ़ते हुए कोरोना के जो मामले हैं वो चुनौती को और बढ़ा रहे हैं और पिछले कई दिनों में कई मामले यहां पे आ चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि कोरोना फिलहाल बेकाबू होता जा रहा है और ऐसे में जरूरी होगा कि इस पे काबू पाने के लिए सब मिलकर सहयोग करें, 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का पालन करें। आगे बढ़ते हैं। बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और देहरादून में नियामक आयोग के दफ्तर के बाहर गेट पर ताला लगाकर कांग्रेस ने बिजली दरों को कम करने की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक और ऐसे विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कोरोना महामारी और महंगाई जैसे हालात में बिजली की दरों का बढ़ना दुखदाई है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आमदनी घट चुकी है। ऐसे में बिजली दरों का बढ़ना लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार होगा। पार्टी ने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बिजली की दरें हम कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है विद्युत प्रदेश कहलाता है। हम विद्युत अपनी बिजली अन्य स्टेटों को भी देते हैं, लेकिन हमारी बिजली उनसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है दिन पर दिन और ये लगातार रेटों का बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। लगातार महंगाई का बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। गरीब आदमी है, कोरोना कार्यकाल में काम से टूट चुका है, कहीं काम नहीं मिल पा रहा, बिजनेसमैन परेशान है, श्रमिक परेशान है, सामान्य वर्ग का आदमी परेशान है। लेकिन लगातार पानी बिजली के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस है। इस बारे में हमने आज धरना प्रदर्शन करा है और आने वाले समय में हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ कांग्रेस ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया है और मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किए गए और बैठक में सभासद प्रताप पवार ने नामित सभासदों को पालिका की बोर्ड बैठक में बोलने के अधिकार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नामित सभासद मात्र बोर्ड की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं और अगर उनको कुछ कहना है तो वो लिखित में शासन को या संबंधित अधिकारी को देंगे, ना कि बोर्ड बैठक में बहस करेंगे। तो नामित सभासदों के अधिकारों को लेकर यहां पे हंगामा हुआ। बोर्ड बैठक में बोलने के अधिकार पर कई सवाल भी उठे। तो मसूरी नगर पालिका परिषद की बैठक हुई जहां पे कई बातों का जिक्र किया गया और सभासदों के जो अधिकार हैं उसको लेकर बात की गई और यह कहा गया कि जो नामित है वो लिखित में अपना जो भी बात है वो लिखित में दें, उनको बहस में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं। तो यहां सभासदों की जो बैठक हुई उसमें कई बातों का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जो नामित हैं वो यहां पे बहस नहीं करेंगे। अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है, कुछ कहना है तो वो लिखित में अपनी शिकायत देंगे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में विकासखंड सभागार चंबा में आयोजित 4 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का समापन किया गया।
आयोजन के समापन पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चंबा शिवानी बिष्ट ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण का समय पर आयोजित होने चाहिए। इस तरह के जो प्रशिक्षण है और इस तरह के प्रशिक्षण से पंचायत प्रतिनिधि सशक्त होंगे। सहायक विकास अधिकारी पंचायत शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये प्रशिक्षण पहले दिया जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये नहीं दिया गया था। पंचायत राज विभाग द्वारा हमारी सहयोगी संस्था, हम लोग ट्रेनर हैं यहाँ पे, 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले 2 दिवसीय प्रधान ग्राम पंचायत और रेखीय विभाग, और अब 2 दिन की आज क्षेत्र पंचायत को ट्रेनिंग दी जा रही है क्षेत्र पंचायत सदस्यों को। उसका दूसरा दिन है। साथ साथ रेखीय विभाग ट्रेनिंग में विषय हैं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, सतत विकास लक्ष्य 2030 और ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिससे कि जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत के सामान्य सदस्यों को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो। पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा है। पिछले 2 दिन तो प्रधानों का प्रशिक्षण था और आज क्षेत्र पंचायतों का प्रशिक्षण है। टोटल 4 दिन ये प्रशिक्षण चल रहा है विकासखंड चंबा में। इसका यही उद्देश्य है कि कैसे आपने धरातल पे जाके काम करने हैं, आपका दायित्व क्या है, कैसे आप अपने ग्राम सभा को, अपने क्षेत्र को निखारेंगे। इस सारी चीज़ की जानकारी एक एनजीओ के माध्यम से सबको दिया जा रहा है। यहाँ पर एनजीओ से भी लोग आए हुए हैं, वो सबको 40 बीडीसी मेंबरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और टिहरी में जीआईसी लंबगांव में आयोजित क्यूआरटी कैंप में कुल 67 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 39 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी बची हुई शिकायतें जल्द ही हल हो जाएंगी। शिविर में विभागों के स्टॉल लगाए गए और उद्यान विभाग की तरफ से कीटनाशक दवा का वितरण किया गया। गांव में आयोजित क्यूआरटी कैंप में ज्यादातर शिकायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क से संबंधित दर्ज हुई। शिविर में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रदीप प्रभोला ने सीडीओ को शॉल ओढ़कर उनका स्वागत किया और दर्ज शिकायतों के जल्द समाधान की मांग रखी। और देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने डीएम कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने करीब 30 शिकायतों को सुना, साथ ही संबंधित विभागों को सभी शिकायतों के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं जनता दरबार में सबसे ज्यादा सशस्त्र लाइसेंस जारी करने, अवैध कब्जा हटाने, भूमि का चिन्हीकरण करने, वृद्धावस्था पेंशन समेत कई दूसरी शिकायतें प्राप्त हुई। तो डीएम ने यहां पे लोगों की जो समस्याएं थी, जो शिकायतें थी, उनको सुना और अलग अलग विभागों को जल्द इसके निर्देश दिए कि इनका समाधान किया जाए। कुछ का समाधान मौके पर ही करवाया गया। करीब 30 शिकायतें जिलाधिकारी को मिली। डीएम ने शिकायतों के समाधान करने के, जिन विभागों से संबंधित शिकायतें थी, उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। हर मंडे लगभग ज़्यादा भीड़ होती है और जो जन सुनवाई का दिन है वो फिक्स है और टाइम भी पहले से फिक्स है। उसी टाइम पर लोग आते हैं और जो सुबह मैं 10:30 बजे से लेकर के दिन में 1:30 बजे तक पब्लिक से जो है मिलता हूं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं। तो वही प्रक्रिया आज भी गतिमान है और चूँकि सोमवार का दिन होता है, सोमवार के दिन रिलेटिवली ज़्यादा लोग आते हैं। चमोली में बीजेपी के मंडल नारायणबग के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव के मद्देनजर बैठक की। बैठक में बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान किए जाने की बात कही। और मंडल प्रभारी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल और प्रवासी प्रभारी तराली राकेश जोशी मौजूद रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गौर से सुना और मौके पर ही आश्वासन दिया कि उनका जल्द समाधान किया जाएगा। ये नारायणगढ़ मंडल का प्रभारी बनना मेरा सौभाग्य है और हमारी जो ये बैठक थी
ये हमारे हाईकमान से, जिले से, प्रदेश से हमें निर्देश है कि हमें हर बूथों को मजबूत करना है और बूथों से जो हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक थी, हर बूथों पे हमने अपने लोगों को आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने बूथों को मजबूत करना और अपने पार्टी को। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे लगभग 8 से 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पास के खेत में काम कर रहे मजदूरों ने आग पर इसकी सूचना दमकल विभाग को तुरंत दी, गांव के लोगों को दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की काफी मशक्कत की, लेकिन जब तक गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी तब तक, यानी जब तक कोशिश की गई कि इस पर काबू पाया जाए, तब तक इस आग ने विकराल रूप ले लिया था और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, बड़े इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई बीघा गेहूं की जो फसल है वो जलकर खाक हो गई। आग लगा उसमें, हम टावर में रहते हैं, वो मतलब फोन उठाया नहीं, वो दौड़ के आकर बाद में कहा कि मतलब सिपर पहुंच गया, और सिपर पहुंच के आता तो कम से कम ये हम आग बुझ गया तब आया, आने से का जरूरी है। इस एरिया से आग लगा था, यहाँ से हम मतलब टावर से देखें क्या आग लग गया था, हम फोन के पहले मतलब फोन कर देते हैं 108 के, बुझा देगा, आया नहीं। अभी अगले वहाँ लगा हुआ है, अब आगे थोड़ी कुछ करेगा। तो कई घंटे बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक इस आग ने विकराल रूप ले लिया और एक बड़े इलाके को, कई बीघा गेहूं की जो फसल है वो जलकर राख हो गई। तो एक चिंगारी ने पूरे साल भर की मेहनत पे पानी फेर दिया, फसल को बोया, उसे सींचा, पानी दिया, आवारा पशुओं से बचाया और एक चिंगारी ने उस पूरी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।